नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में सर्वदलीय संकल्प पारित हुआ। इस बैठक में आरक्षण को लेकर सामूहिक सहमति और एक राय भी बनी, लेकिन बैठक के बाद क्रेडिट पॉलिटिक्स को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। इसी पर आधारित देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला विचाराधीन है। 23 सितंबर से कोर्ट में डे टू डे सुनवाई होगी, लेकिन इस सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कृष्णा गौर, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य शामिल हुए। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सभी ने एक सर्वदलीय संकल्प पारित किया। 10 सितंबर से पहले सभी पक्षों के वकील सामूहिक रूप से मीटिंग कर आरक्षण को लेकर कोर्ट में बात रखेंगे। सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे। मीटिंग हुई, इसमें 27% आरक्षण दिए जाने के लिए कोई भी अवरोध होगा, सभी दल मिलके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जगह कर रहे थे, वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे। और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, भारतीय जनता पार्टी सहित सारे दल इसमें सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। और सरकार की जो नियत है कि 27% आरक्षण मिले, उसमें हम सब उनके साथ। बैठक में सभी दलों की सामूहिक सहमति को कांग्रेस ने अपनी जीत बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कमलनाथ सरकार में आरक्षण को लेकर कानून बनाया गया था। वहीं कांग्रेस की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के नेता एक राय पर सहमत थे, लेकिन बाहर जाकर सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आपने क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे। कि कांग्रेस को अगर ऐसी राजनीति करनी है सस्ती लोकप्रियता के लिए, तो ये गलतियां कांग्रेस पहले से करती रही है। और मुझे लगता है कि उन्हें राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में एकजुट होने में उनकी सहमति यह नहीं है, फिर उनको स्पष्ट करना चाहिए। वहाँ तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, एक साथ एडवोकेट्स बैठेंगे, एक साथ हम पक्ष रखेंगे। बाहर राजनीतिक भाषा बोलना तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की आदत है, तो मुझे लगता है अभी उससे कांग्रेस को बचना चाहिए, ऐसी मेरी उनको सलाह है। सर्वदलीय बैठक में सर्वदलीय संकल्प पारित हुआ। बैठक में सामूहिक सहमति, एक राय और एक मत कोर्ट में रखने पर फैसला हुआ। बैठक में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बैठक से बाहर आने के बाद कांग्रेस ने फिर क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू कर दी। बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया। अब कोर्ट के फैसले के बाद फिर प्रदेश में जनता के बीच ओबीसी की राजनीति देखी जाएगी। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत कब खत्म होगी, यह कहना अभी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि सियासत है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीएस टीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अमित तावरे जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अमित जी का। शुरुआत करते हैं गुंजन जी आपसे।
आज एक सर्वदलीय बैठक हुई और बहुत अच्छा मैसेज ये गया कि सभी दलों ने इस पर सहमति जताई कि हाँ, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन बैठक के बाद फिर बात शुरू हो गई है अब श्रेय की सियासत की। कांग्रेस ये कह रही है कि फोर्स किया गया, तब जाकर सरकार को इस तरह की बयान देने पड़े। ये काम कमलनाथ जी अपनी सरकार में करके पहले से ही चले गए थे। तो पहला रिएक्शन गुंजन जी आपसे, फिर अमित जी का रुख करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हम उसी मूल मंत्र पे संकल्पित होके, प्रतिबद्ध होके आगे बढ़ रहे हैं। और उन सब में हमारे लिए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए हम कृतज्ञ मानते हैं अपने आप को, हम प्रतिबद्ध मानते हैं और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, जब भी जनता से जुड़ा कोई मुद्दा होता है, जनहितैषी कोई मुद्दा होता है, जनता की भावनाओं से जुड़ा होता है, जनता के विकास से जुड़ा होता है, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करती है जी। आज जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में सर्वदल बैठक बुलाई गई, उस बैठक में निर्णय लिए गए, सामूहिकता से विचार किए गए, सभी दलों को एक समान एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। और क्यों लाया गया? क्योंकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पेंडिंग है, वहां पे कई दलों के कई अधिवक्ता इस केस को लड़ रहे हैं। उसको सुशासित रूप से, उसको सुचारू रूप से, उसको शीघ्र तरीके से इसको कैसे कंक्लूजन पे लाया जाए, ताकि जो 27% रिजर्वेशन जो अभी कानूनी पेच के कारण अटका हुआ है, उसको लागू किया जा सके और जनता जनार्दन तक उसका लाभ पहुंचाया सके। इसके लिए बैठक हुई, उस बैठक में सामूहिकता से निर्णय लिया गया। लेकिन जैसे कि आपका सवाल है कि बैठक के बाद अब कांग्रेस ने उसका भी राजनीतिकरण शुरू कर दिया। कोई भी एक मौका तो छोड़ती नहीं है कांग्रेस। जो जनता जनार्दन से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है, उस पे भी किस तरह इसको अपना चूल्हा समझ के इस पे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। और यही उनका जो एक जनता विरोधी चेहरा है, आज उन्होंने फिर चरितार्थ किया। अरे जनता का मुद्दा था, आप तो साथ खड़े थे ना, तो साथ आके आपको उसको जनता तक पहुंचाना था मिलकर। लेकिन उस पे भी तथ्यहीन, सत्यहीन और निराधार का फिर जो पक्ष विपक्ष करके उन्होंने अपना असली चेहरा आज फिर सामने लाया है। एक प्रतिक्रिया लेते हैं अमित जी से। अमित जी, बात साफ है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए और कोर्ट ने भी इस बात को कह दिया है कि साहब कोई कानूनी अड़चन और पेंच नहीं है, आप आइए दलील प्रस्तुत कीजिए, इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा। लेकिन उमंग सिंघार जी, जीतू पटवारी जी, आपके पार्टी के तमाम नेता इस बात को कह रहे साहब इसकी शुरुआत कमलनाथ जी के समय में हो गई थी। तो थोड़ा सा एक वो अतीत का दौर भी याद करा दीजिए हमारे दर्शकों को, और अभी आप लोग किस लाइन पर चल रहे हैं, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में तो सब एकजुट नजर आए, बाहर भले ही बयानबाजियां कुछ उससे इतर हुई हो। विवेक भाई, अतीत का ही क्यों, अतीत का अतीत और अतीत का अतीत में भी आपको ले जाना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उस ओबीसी आरक्षण को लेकर जो तय किया गया था, दुर्भाग्य से 2003 में सरकार कांग्रेस की नहीं बनी और फिर ये मामला अटक गया। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2008 में बनी, 2013 में बनी, कुछ नहीं हुआ। फिर 2018 में जो हमारी प्रतिबद्धता थी ओबीसी वर्ग को लेकर, कमलनाथ जी ने वास्तव में 56 इंच का सीना जो है उनका, मैं कहूंगा, उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए जो ये ऐतिहासिक कानून पारित किया। लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने फिर पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाई और ये फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानूनी रूप से किस तरीके से उलझा, ये आपके और हमारे सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी के समय में क्यों ऐसी अड़चनें आई, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या सोच है, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। ओबीसी वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, आप हम सब लोग जानते हैं। हमारी बहन उमा जी का किस तरीके से अपमान किया गया था इनके प्रदेश कार्यालय में, आप और हम सब जानते हैं। बाबूलाल गौर साहब को हटाया गया था, आप और हम सब लोग जानते हैं।
तो इसमें बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है। तो जो भी कुछ कहा है हमारे उमंग सिंघार जी ने या जीतू पटवारी जी ने जी, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। चलिए ये बात गुंजन जी से समझ लेते हैं। गुंजन जी, श्रेय की राजनीति ये है कि कांग्रेस के पास कहने के लिए है कि साहब दिग्विजय सिंह सरकार में ये काम हुआ, कमलनाथ जी 27% आरक्षण का मसला लेकर आए हैं और उसे कैबिनेट से फिर पास भी कराया, फिर उसके बाद विधानसभा में सत्र के दौरान भी इसे वहां से पारित किया गया। फिर सवाल ये खड़ा करते हैं कि बीजेपी ने इसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, 27% आरक्षण ये लेकर आए। तो ये जरा क्या टाइमलाइन वाली बात है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिर कहती है साहब कि ओबीसी मुख्यमंत्री तो हमारे अनवरत बनते ही जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। फिर हालांकि बात और बढ़ेगी तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री भी हमारे ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है। सीधा सवाल ये कि फिर ये कांग्रेस की बात में कितना दम है? क्या 27% आरक्षण की शुरुआत कमलनाथ करके गए थे अपने समय? जी, आप करनी और कथनी में जो फर्क है ये वो है, उदाहरण ये उसी का है। सिर्फ कह देना, सिर्फ जनता को एक झूठ परोस देना, लेकिन उसको लागू नहीं होने देना, उसको धरातल पे नहीं लाना, ये कांग्रेस को अच्छे से आता है। और इसीलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था, राजनीतिकरण करना कांग्रेस को भली भांति आता है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए यहाँ जनता के बीच आती है, जनता की भलाई के लिए नहीं। हाँ। विवेक जी, आपने उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आते हैं। मैं उसका एक दूसरा डेटा पेश करती हूँ। मैं इनसे पूछती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता अमित जी से, कि आपके यहाँ कितने एमपीज ओबीसी से आते हैं, कितने एमएलए ओबीसी से आते हैं, अरे कितने एमएलसी मेंबर्स ओबीसी से आते हैं, आपकी कमेटी में कितने लोग हैं, आपके संगठन में कितने ओबीसी हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है तो उन अधिकारों को दिलाने का भी काम करती है। 29% एमपीज भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग से आते हैं, 27% एमएलए भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग से आते हैं, 40% एमएलसी मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग का उत्थान करना, कल्याण करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकल्प है जो उसे वो पूरा कर रही है। और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम गरीब कल्याण कर रहे हैं, अगर हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, अगर हम युवाओं का कल्याण कर रहे हैं, अगर हम किसानों का कल्याण कर रहे हैं, तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है। आप देखिए ना उसका उदाहरण कि मामला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, डे टू डे हियरिंग के लिए एक ऑर्डर पास हो चुका है, टॉप ऑफ द बोर्ड मैटर को रखने का ऑर्डर पास हो चुका है। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये एक बैठक बुलाई ताकि किसी भी रूप से कानूनी किसी भी पेज में ये आरक्षण नहीं रुकना चाहिए। सभी अधिवक्ताओं की एक कॉमन मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई अधिवक्ता वहां पर हैं, कई पिटिशंस वहां पे लंबित है। सभी अधिवक्ताओं की एक कॉमन रिपोर्ट पेश होनी चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में सुचारू रूप से इसका निर्णय आ सके और जल्द से जल्द आ सके, ताकि जिन युवाओं की इसमें उम्र जा रही है उसको उसका लाभ मिल सके। 27% आरक्षण है, 13% तो पहले दिया गया था, जो 14% पे अभी बात अटकी, उसको भी हम पूर्ण रूप से उसको सफल कैसे बनाना है, इसके लिए सरकार काम कर रही है। चलिए ठीक है, सीधा जवाब ले लेते हैं अमित जी से। अमित जी, साफ तौर पर गुंजन जी का ये कहना है कि साहब एग्जीक्यूट नहीं किया गया, सिर्फ बोलने के लिए आरक्षण वहां से बोल दिया गया, बयानों में बता दिया गया, लेकिन उसमें जो दांव पेच थे, जो अड़चने थी, उसे उस वक्त की सरकार ठीक नहीं कर पाई और वो आगे की सरकार के मत्थे छोड़ दिया गया। विवेक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई चीज कैबिनेट में पारित हुई है और उसको यदि कोई ये बोल दे इसे बोल दिया गया, तो मुझे लगता है 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी बातें कैबिनेट से पारित करवाई हैं जी, वो सब जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि आप सरकार नहीं गिराते, आप विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं करते, आप लोकतंत्र का चीरहरण नहीं करते,
चुनी हुई सरकार को यदि आप नहीं गिराते तो ये कब का हो गया था। कई सौ करोड़ों रुपए पेशियों में बर्बाद हुआ है मध्य प्रदेश शासन का, और जो देरी हुई है जिसमें हमारा ओबीसी वर्ग का जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो आपने ओबीसी वर्ग के कारण और जो हमारा विपक्ष की जो आवाज थी उसके कारण आप इतने तत्पर हुए हो। मुझे एक बात बताइए, ये नाटक नौटंकी नहीं है तो क्या है? जब किसी बात पर कोई विवाद है ही नहीं जी, तो आपको सर्वदलीय बैठक बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। बताइए, उस सर्वदलीय बैठक में जो लोग थे तो क्या उसमें कोई ऐसे लोग थे जो विरोध कर रहे हैं इस बात का? सिर्फ मुख्यमंत्री जी मुख्य कुर्सी पर बैठकर मीडिया के सामने अपना एक डंका बजाना कि भाई हम कर रहे हैं, इस मामले में तो कब से सालों से सभी लोग एक आए हैं कि 27% मिलना चाहिए। तो ये बात है कि भारतीय जनता, और रही बात कि शिवराज सिंह जी को बनाया, इनको बनाया, उनको बनाया ओबीसी वर्ग से, अरे तो भैया ओबीसी वर्ग से आपने बात बनाया, आपने अपने नेता को बनाया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बनाया, लेकिन आज जो परेशान ओबीसी वर्ग है हमारा, ये जरूरी नहीं है कि यदि आपने ओबीसी वर्ग से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया अमित जी, जनता भी तो इसी क्रम में वोट करती है ना, कि अपनी जाति का व्यक्ति अगर उस पद पर सुशोभित होता है तो कहीं ना कहीं एक मास वर्ग के लिए तो बहुत वो जाता है, अच्छी बात होती है। अब शिवराज सिंह चौहान ठीक है, केवल ओबीसी के नेता नहीं थे, या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री भी, पूरा प्रदेश का कैप्चर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बात जाति की आएगी तो इस चीज को मैंने कहा था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने फला नेता जो हैं मुख्यमंत्री ओबीसी थे। अब ये बात केवल इसके लिए नहीं कि वो सिर्फ ओबीसी के ही नेता थे, मतलब ये दोनों ओर से बात हो गई। गुंजन जी कुछ कहना चाह रही है, मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूं। गुंजन जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। देखिए, किस तरह जुमलेबाजी परोसना है ये कांग्रेस के नेताओं को पता है। आज ये सवाल खड़ा कर रहे हैं सर्वदल की बैठक पे अमित जी यहाँ बैठ के, अरे आपके पास जब निमंत्रण आया था तो मना कर देते ना, पहुंचे आप लोग, आपने सामूहिकता से निर्णय लेके आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान शायद अमित जी सुना नहीं है, उन्होंने श्रेय लेने की राजनीति नहीं की, क्योंकि वो एक संवेदनशील नेता है, वो जनता की संवेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ, उनकी जनहितैषी नेता है, उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने एक ही बयान दिया था कि आज हम सबने एक मत होके इस ओबीसी रिजर्वेशन के लिए हम वो प्रयास करेंगे, हम सारे अधिवक्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे ताकि हम जब 22 तारीख को इसकी पेशी शुरू होगी डे टू डे, तब हम इसको बहुत सुचारू रूप से इसके डिसीजन आ पाए। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि ये मैंने किया, उन्होंने कहा था हम सबने किया। लेकिन यही फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में, श्रेय लेने की राजनीति किसने शुरू करी? वहां पे बैठक से तो बाहर आए, सामूहिकता से, कंसेंट से सारी बात लिखी और बोली और हस्ताक्षर किए, लेकिन बाहर आके अपना राजनीतिक झूठा खेल आपने जो शुरू किया, यही आपका असली चरित्र दिखाता है, आपकी ये संवेदनाएं दिखाता है कि आप जनता के साथ नहीं है, आप सिर्फ राजनीति करने के लिए खड़े हैं। एक जो सामान्य व्यक्ति इस पूरे संघर्ष को समझे तो उसको प्रॉब्लम कहां समझ में आएगा, ग्लिच आखिर कहां हुआ? क्या कमलनाथ जी की सरकार जो 27% आरक्षण को विधेयक के रूप में पारित करके जाती है, फिर उसके बाद साहब 2022 में हाईकोर्ट स्टे लगा देता है एक याचिका के जवाब में, लेकिन ये 13% पदों को रोके जाने से लाखों उम्मीदवार केवल उस भर्ती से जुड़े हुए मामले में नहीं बल्कि सब में प्रभावित हो गए। यानी तब से अभी तक का देखें तो फिर एक लंबा नुकसान तो हो गया है। विवेक जी, देखिए, हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है, और अगर कोई भी मामला न्यायालय में जाता है, लंबित होता है, न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किया जाता है, तो सरकार न्यायालय के उसी दिशा निर्देश पर ही आगे काम कर सकती है। उसको लांघ कर किसी भी तरीके के डिसीजंस को पारित नहीं किया जा सकता जब तक वो कानूनी प्रक्रिया के बीच है। हाँ। ये सब्जुडिस मैटर था, पहले हाईकोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई, वहां छोटा सा सवाल आता है तो सुप्रीम कोर्ट में आगे पेंडिंग चली, और यही कारण है कि आज बैठक बुलाई गई कि आप सुप्रीम कोर्ट
चलिए, में भी ये ज्यादा लंबा ना जाए तो सभी दलों को बैठ के एक साथ निर्णय लेकर इसको कंक्लूजन पे लाना है, ताकि 27% आरक्षण हम शीघ्र दे सके हमारे मध्य प्रदेश के अब कम से कम दोनों अदालतों ने यह क्लियर कर दिया है कि किसी भी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध फिलहाल नहीं है। अमित जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। अमित जी, बात एग्जीक्यूशन की है, हालांकि आप फिर कहेंगे कि साहब वो सरकार का समय ही पूरा नहीं हो पाया, वो सरकार तो अपना तय समय पूरा नहीं कर पाई, तो फिर कैसे एग्जीक्यूट कराते? कहीं ना कहीं इसी बीच में आपका जवाब होगा। देखिए, हमारी मंशा स्पष्ट थी। 15 महीने की एक अल्प समय में, जिसमें लोकसभा की आचार संहिता भी थी, और इतने अल्प समय में कमलनाथ जी ने इस संकल्प को पारित किया, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी कथनी और करनी एक थी, उसमें अंतर नहीं था। पर लेकिन जी बोलिए। हाँ बोलिए अमित जी। जी अमित जी, आप अपनी बात रखिए। मेरे हिसाब से आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे अमित जी से जुड़ने का। गुंजन जी, एक सीधा सवाल यह है कि अब तो कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है, दोनों कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, फरवरी में भी अप्रैल में भी, कि कोई भी कानूनी प्रतिबंध नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से अग्रसर हैं कि बच्चों को 13% का ये जो अड़चन है, जो रोका गया था पदों को, इसको भी हम बहाल करा दें ताकि 27% आरक्षण मिले। लेकिन फिर एक सवाल यही है कांग्रेस का, वो कह रहे हैं कि बहुत देरी कर दी। ये सवाल साफ तौर पर कांग्रेस पूछ रही है। हाँ, आप कहेंगे सर्वदलीय बैठक में ये बात नहीं आई, बाहर आ गई जब मीडिया को बाइट्स दी जा रही। विवेक जी, ये निराधार और सत्यहीन बातें हैं, आपको भी पता है। देरी कर दी क्या? हम तो इसको जल्द करने के लिए तो बैठकें बुलाई गई हैं, इसको जल्द पूरा करने के लिए तो न्यायालय की शरण में पहुंचे हैं। अधिवक्ताओं की सामूहिकता से निर्णय लेने की बात हो रही है, रिपोर्ट पेश करने की बात हो रही है। सरकार की मंशा बहुत साफ है, जो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई बार कई मंचों से अपनी मंशा को साफ किया है कि हम 27% आरक्षण देने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध हम देंगे। अभी अमित जी बात कर रहे थे अतीत की, तो मुझे भी फिर बहुत ऐसे आंकड़े हैं, पर क्योंकि समय का थोड़ा सा अभी कमी है, वरना मैं मंडल कमीशन पे भी जा सकती थी, केलकर कमेटी पे जा सकती थी। कहां कांग्रेस ने सिर्फ कागजों पर इस तरीके के आरक्षण का समर्थन दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जब जब उसको अमल करने की बात है, ये कांग्रेस ही था जिसने हमेशा इसको विरोध दर्शाया। चलिए, मैं इसी उम्मीद के साथ कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण हो और जो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंशा जाहिर की है वो एग्जीक्यूट भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इसी के साथ हमारे दोनों मेहमानों का, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात क्लियर है, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की ये जो लड़ाई है, सरकार का संकल्प है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, रोजाना सुनवाई होगी, जिसमें सरकार ने भी साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि हम पक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ रखने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए ABS TV। नमस्कार।